लोकतंत्र तो इस देश में कभी का उसकी धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं। जो कुछ वो ढकी छुपी बातें किया करते थे उनसे बाहर निकल के अब उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष को धमकाना शुरू कर दिया है। हम ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सबसे मजबूत डेमोक्रेसी है और तमाम वो बातें बाहर करके आते हैं, मगर आखिर में वो अपने हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे पर वापस आ गए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 35 से ऊपर नहीं बढ़ता है और वो 35 के खिलाफ अगर 15 पार्टियां मिलके 65% वोट लाती हैं और वो खड़े होते हैं, अगर वो एक उम्मीदवार इन सब पार्टियों का ज्वाइंट उम्मीदवार खड़ा होता है तो बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देती। आप देख चुके हैं कि इनके जितने भी एलाइज थे वो तो उनके साथ कहीं रहे नहीं, सब छोड़ चढ़ के भाग गए, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो अभी AIADMK भी उनको धमकियां दे रहे हैं, वो और भी जो आपके महाराष्ट्र में भी आप देख चुके हैं। तो किसी के साथ भी इनका संबंध गठबंधन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता है इस पार्टी के ऊपर। पल-पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के शब्दों में बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री श्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे से लौट आए हैं। और अमेरिका के दौरे से लौट के आते ही भोपाल में आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम रखा गया और उस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही और उन्हीं में से एक थी जो 15 राजनीतिक पार्टियां एक साथ पटना में उस दौरान एक साथ आई जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसे देश के प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में कहा कि ये जो 15 राजनीतिक पार्टियां एक साथ आई हैं वो सिर्फ एक फोटो फ्रेम वाली पार्टियां बनकर के रह जाएंगी। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो भाषा शैली का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री द्वारा इस्तेमाल किया गया है, कैसे देखा और समझा जा सकता है कि 15 राजनीतिक पार्टियां साथ आई जो किसी से नहीं डरते थे, वो एक गठबंधन के ऐलान से डर चुके हैं। देखिए नदीम, प्रधानमंत्री US के दौरे पे गए, मगर उस दौरे पे जाने पर उनके पीछे से यहाँ पे जिसे कहते हैं कि पाँव के नीचे से जमीन खींच लेने वाला काम हो गया, क्योंकि जिस तरह से ये 15 पार्टियां साथ में आई हैं इससे मोदी जी बहुत नर्वस हो गए हैं और उनकी नर्वसनेस जो है वो आज उनके कार्यकर्ता सम्मेलन में देखने को मिली। इसका ढोल पीटा जा रहा था कि वो 10 लाख वहां पे कुछ कार्यकर्ता पहुंचेंगे और मेरा बूथ सबसे मजबूत वाली जो कहानी है वो फिर दोहराई जाएगी। तो वहां पे मुझे नहीं लगा कि कुछ चंद हजार लोगों के अलावा लोग थे, मगर वो ढोल पीटा गया कि वहां पे 10 लाख लोग जमा हुए और 4 गाड़ियों को कुछ झंडी दिखा के वंदे भारत करके रवाना किया गया। मोदी जी अपने मैं एक तरीके से ये कहूंगा कि अब वो अपने पूरे जिसे कहते हैं ना स्वरूप में सामने आ गए हैं। जो कुछ वो ढकी छुपी बातें किया करते थे उनसे बाहर निकल के अब उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष को धमकाना शुरू कर दिया है। आपने आज के बयान में सुना कि 20 लाख करोड़ का घोटाला हो गया और मैं सबको सजा दिलवाऊंगा और लोगों को जेल की हवा खिलवाऊंगा वगैरह वगैरह उन्होंने कहा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो पिछले 9 साल से क्या कर रहे थे, या अभी इलेक्शन के टाइम पर ही वो सबको जेल में भेज देंगे और चुनाव में अकेले ही खड़े हो जाएंगे क्या। तो ये इस तरह की उन्होंने बयानबाजी की और ये कहा कि जो 15 दल साथ में आए हैं उनमें से ज्यादातर भ्रष्ट हैं और ज्यादातर परिवारवाद के लोग हैं। उन्हें अपनी पार्टी का परिवारवाद कभी दिखाई नहीं देता, चाहे वो राजनाथ सिंह का हो, चाहे वो जय शाह का हो, चाहे वो उनके ही कितने ही मंत्रियों का और सुपुत्रों का हो, तो उन्हें विपक्ष में ही परिवारवाद दिखाई देता है। एक पार्टी जिसके साथ वो समर्थक में है हरियाणा के अंदर, वो INLD, वो पार्टी ही पूरी की पूरी परिवारवाद की ही पार्टी है और उसके साथ इनका गठबंधन है। तो ये सब चोचलेबाजी करते रहते हैं कि परिवारवाद। आज उन्होंने अपना एक आखिरी तीर तरकश से बाहर निकाला।
आप उसके बारे में बात करना चाहेंगे? एक यूसीसी जो जिसकी कवायद चल रही है, उस जी, पर भी अब नए सिरे से काम शुरू किया जा रहा है। जी। क्योंकि जहां बात की जा रही है 15 विपक्षी पार्टियों की, जहां देश के प्रधानमंत्री ने एक एक कर ये बता दिया कि अगर आपको कांग्रेस का साथ देना है तो कांग्रेस का अगर साथ जाएंगे तो इसमें विकास जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का होगा, और ये घोटाला हुआ है। और साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया कि जब बिहार की सरजमी पर 15 राजनीतिक पार्टियां एक साथ आई हैं, जो उनके कल तक दोस्त थे वो अब सामने आके आकर के सवाल कर रहे हैं, तो साफ तौर पर धमकी देने का संदेश दिया है। जो चोरा चारा घोटाले में जमानत पर बाहर आए हैं वो जेल भी जा सकते हैं। तो जब एक देश के प्रधानमंत्री ईडी, सीबीआई और तमाम चीजों की धौंस दिखा करके 15 राजनीतिक पार्टियों को धमकाएंगे, तो क्या लोकतंत्र मजबूत होगा? क्योंकि ये तो विदेशों में जाकर के लोकतंत्र मजबूत होने की बातें करके आए हैं। देखिए, लोकतंत्र तो इस देश में कभी का उसकी धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं। चाहे आम आदमी पार्टी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन्होंने ऑर्डिनेंस ला करके उनका काम करवाना एक तरीके से बंद करवा दिया, बिल्कुल दिल्ली सरकार के अधिकार छीन लिए। आपने देखा और भी बहुत सारी चीजें जो संविधान के साथ तो खिलवाड़ शुरू से ही चल रहा है। और आपने मणिपुर का हाल अभी अभी देखा है कि किस तरह वहां कत्लेआम मचा हुआ है। एक तरह की सिविल वॉर चल रही है इस देश के अंदर। इस देश के प्रधानमंत्री को उस तरह की चीजों के बारे में एक शब्द बोलने के लिए नहीं मिलता, और वो बातें करते हैं कि हम ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सबसे मजबूत डेमोक्रेसी है, और तमाम वो बातें बाहर करके आते हैं। मगर आखिर में वो अपने हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे पर वापस आ गए हैं। और यही आज की उनकी जो तकरीर थी, मैं समझता हूं उसका लब्बो लबाब यही है। जी। क्योंकि सर अगर हम बात करें कि जब 15 राजनीतिक पार्टियां, इसका इम्पैक्ट 2024 पर कैसे पड़ने वाला है? क्योंकि एक तरफ हमारा मीडिया ये दिखा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री तो शेर हैं, वो अकेले ही तमाम राजनीतिक पार्टियों का 2024 में सफाया कर सकते हैं। जमीनी हकीकत को किस तरीके से देख रहे हैं आप? आपने हिमाचल में देखा इन्होंने कितनी मीटिंगें करी, वहां जाकर के कितने बड़े बड़े रोड शोज किए गए। आपने कर्नाटक के अंदर देखा कि वो बैंगलोर के अंदर 3 3 दिन तक लगातार वो सड़कों पे घूमते रहे, और फूलों की ऐसी बारिश हो रही थी जैसे कि बरसात आ गई हो बिल्कुल। और भी जो उनकी लेबोरेटरी है, अजान, हिजाब, हलाल, मदरसा, टीपू सुल्तान, उन सब का पूरा इस्तेमाल कर्नाटक में करने के बावजूद भी उन्हें एक करारी शिकस्त यहाँ खानी पड़ी। तो अब उनके हौसले पस्त हैं। ये सिर्फ जो डूबते हुए जहाज को कप्तान जो है वो हौसला दिलाने वाली बातें करता है, वो उस तरह की बातें अपने कार्यकर्ताओं से आज कर रहे हैं। और ये जो 15 पार्टियां मिलके आई हैं नदीम, तो आप भी देश के अंदर चुनावों को कवर करते रहे हैं। आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 35 से ऊपर नहीं बढ़ता है, और वो 35 के खिलाफ अगर 15 पार्टियां मिलके 65% वोट लाती हैं और वो खड़े होते हैं, अगर वो एक उम्मीदवार इन सब पार्टियों का ज्वाइंट उम्मीदवार खड़ा होता है, तो बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी। आप देख चुके हैं कि इनके जितने भी एलाइज थे वो तो उनके साथ कहीं रहे नहीं, सब छोड़ चढ़ के भाग गए। चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो अभी AIADMK भी उनको धमकियां दे रहे हैं, वो और भी जो आपके महाराष्ट्र में भी आप देख चुके हैं। तो किसी के साथ भी इनका संबंध, गठबंधन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता है इस पार्टी के ऊपर, सिवाय ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकियां दे करके। ये लोगों को, दूसरी पार्टी के लोगों को जो करप्ट है उनको पार्टी में शामिल करते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल करके धोते हैं, और बाकी सबको करप्ट बताते हैं। चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो मुकुल रॉय हो, चाहे वो आपके शुभेंदु अधिकारी हो, एक नाम ले लीजिए आप, कम से कम 10 लोगों को इन्होंने इसी तरीके से अपनी पार्टी में, जो भ्रष्ट, जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी, उनको पार्टी में शामिल किया। और आज उनके ऊपर कोई ईडी और सीबीआई का केस दिखाई भी नहीं देता। क्योंकि सर हम लगातार देख रहे हैं कि जेल की धौंस जो है, एक धमकी जो 15 राजनीतिक पार्टियों को दी गई, ये डर आखिरकार अगर 15 राजनीतिक पार्टियों का निकल गया जेल का, तो
तो क्या भारतीय जनता पार्टी का वजूद रह जाएगा फिर? नदीम, डर तो पहले ही निकल गया है। आपको शायद अंदाजा है अच्छी तरह से कि सीबीआई को 10 राज्यों ने अपने यहाँ पर किसी तरह की जांच राज्य सरकार की परमिशन के बिना न करने का और फरमान जारी कर दिया है। और मजे की बात क्या है, उन 10 राज्यों के अंदर 3 राज्य भाजपा शासित है। वो भी मानने को तैयार नहीं है कि सीबीआई एक फेयर और क्लीन इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी है। और जो जिस डर की आप बात कर रहे हैं, वो अब शायद विपक्षी दल समझ गए हैं कि डर के आगे जीत है। वो समझ गए हैं, इसलिए उनके इन हथकंडों में ईडी और सीबीआई के और इनकम टैक्स के अब लोग आ नहीं रहे हैं। और जिस तरह से सब मजबूती के साथ खड़े हुए जाकर के पटना के अंदर, और जो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ वहां पर हुआ है, उससे मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं। और ये जो आज का बयान था, वो उसी क्रम में अब शुरुआत है कि वो इस तरह से और धमकियां देंगे और इस तरह की हरकतें करेंगे। आप देखते जाइए, ये इसी से जुड़ा एक 2024 और का सवाल माहौल है। इसी से जुड़ा एक और सवाल सर लेना चाहूंगा आपसे, जहां एक तरफ ये भी तस्वीर जो है दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए ये 15 राजनीतिक पार्टियां सामने आई हैं। पीएम फेस तो भाजपा की तरफ से देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। इन 15 राजनीतिक पार्टियों के लिए तो कोई पीएम फेस ही नहीं है। ये शगुफे जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा छोड़े जा रहे हैं। कभी ये भी दिखाया जा रहा है कि ममता बनर्जी और लालू यादव की कभी किसी जमाने में पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई थी, उस बहस को सार्वजनिक कर दिया गया है। तो कैसे देखते हैं इन चीजों को? वो आईटी सेल का तो काम ही यही है, वो तरह तरह की फैब्रिकेट भी करते हैं खबरें, और पुरानी चीजों को निकाल करके बदनाम करने के लिए ये उनका पुराना हथकंडा है। मगर मेरा ये कहना है कि 2004 के अंदर कौन सा विपक्ष की तरफ से चेहरा था प्रधानमंत्री पद के लिए? 2009 के चुनाव के अंदर कौन सा विपक्ष का चेहरा था प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री का चेहरा होना जरूरी नहीं है, लोगों को समझ में आना जरूरी है कि जिसका ये चेहरा बना रहे हैं मोदी जी को, उन्होंने देश को दिया क्या है, किस तरह से बर्बाद किया गया इकोनॉमी को, किस तरह 12 लाख करोड़ का लोन डिफॉल्टर्स का माफ किया गया, किस तरह से इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, किस तरह से 2 करोड़ रोजगार देने वाले जो थे वो आज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। मणिपुर आपके सामने है, हिमाचल जम्मू कश्मीर आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि 4 साल, 4.5 साल, 5 साल होने को आ रहे हैं उसके 370 के हटाए जाने के बाद में 4 साल पूरे होने को जा रहे हैं, और वहां पर आज भी शांति नहीं है, और वहां पर विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो विकास का जो झुंझुना है, ये जनता समझ गई है। पुरानी गाड़ियों को उसी हाल पे छोड़ करके नई वंदे भारत 3 गुना किराए पे चला करके ये कौन सा विकास किया जा रहा है देश में, जनता अच्छी तरह समझती है। क्योंकि सर जहां 2024 में 15 विपक्षी पार्टियों पे तो नजरें हैं, पर देश के प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा हथियार है हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जो शगुफा आज के मंच से भी छोड़ दिया गया और ये बता दिया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो कानून है जहां एक परिवार में लोग तो रहते हैं, पर एक ही परिवार के 2 लोगों के ऊपर अलग अलग नियम कानून जो है वो नहीं बनाए जा सकते। मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, डरा करके ये विपक्षी पार्टियां जो है वोट हासिल कर लेना चाहती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसका होने वाला है? क्योंकि यहां तो सिर्फ यह दिखाया जा रहा है कि बस यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया और मुसलमान तो अब खत्म हो जाएगा। मैंने एक बड़े नेता का बयान आज सुना था, उन्होंने कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये हिंदू सिविल कोड है। आप एक दरार पैदा कर रहे हैं। मैं ये पूछता हूं कि 6 साल तक सरकार आपकी थी, पहले 9 साल से सरकार आपकी चल रही है, आपने लागू क्यों नहीं किया उसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड को? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपके लिए एक घातक चीज साबित होगा। मगर आज आप
हिंदू मुसलमान को फिर लड़वाने के लिए इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आ रहे हैं। आप बताइए मुझे कि सिविल कोड आने के बाद में क्या जो HUF हिंदू यूनाइटेड फैमिली के जो बेनिफिट्स, इनकम टैक्स की रिबेट हिंदू परिवारों को मिलती है, क्या वापस ली जाएगी? स्पेशल मैरिजेज एक्ट के अंदर जो हिंदुओं को प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या वो प्रोविजन विड्रॉ किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। तो ये एक तरीके से अपनी सुप्रीमेसी मुसलमानों पर थोपने का एक ये कानून है। और मैं नहीं समझता कि अब जनता या कोई कौम, और आप यूनिफॉर्म बोलते हैं तो मैं सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं लेता, मैं कहता हूँ सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, उनके जो धर्मों के जो उनके कल्चर है उनका, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? आप उसका, आपके पास में कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ मुस्लिम्स को लेकर के कि उनकी 4 शादियां और ट्रिपल तलाक और गोद लेने और वारिसान जो इनहेरिटेंस होती है, इस तरह की चीजों को लेकर के आप सिर्फ एक फसाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये तो बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी हो गई, पर हाल ही में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 देशों का दौरा करके आए, एक अमेरिका और दूसरा मिस्र, जहां अमेरिका में व्हाइट हाउस में खड़े होकर के बोला गया कि देश में जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है, हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत, जो लोकतंत्र भारत में है वही लोकतंत्र अमेरिका में भी चलता है। तो किस तरीके से देखते हैं आप, संतुष्ट हैं देश के प्रधानमंत्री ने जो बातें वहां बोली हैं? झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री, और वो भी विदेश की धरती पर, जिन्हें कहते हैं, जो लोग, जिसने कहा था कि आप आइए और आकर के नई दिल्ली में देखिए कि यहाँ पर जनतंत्र का, लोकतंत्र का क्या हाल है। तो मैंने कहा आ जाओ, पहले सबसे पहले आके दिल्ली में ही देखो कि जो दिल्ली की सरकार है उसको ही अलोकतांत्रिक तरीके से उसके ही अधिकार जो है छीन लिए गए एक ऑर्डिनेंस ला करके। तो यहाँ पे जमहूरियत का या राजनीति, डेमोक्रेसी का क्या हाल है वो पूरा विश्व जानता है। उसे इनके प्रधानमंत्री के वहां पर झूठ बोलने से ये बात कोई समझने वाली नहीं है। और जैसा कि कहा जाता है, जैसा वो ओबामा का उदाहरण दिया गया कि उसने 6 देशों पे बमबारी करी, उन्हें हमें प्रीच नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें ये नहीं कहना चाहिए। जब हिंदुस्तान की बाहर तारीफ होती है तो विदेश अच्छा हो जाता है। जब वो आपसे सवाल पूछने शुरू करते हैं तो वो आपके खिलाफ है, वो फॉरेन मीडिया आपके खिलाफ है, वहां के लोग आपके खिलाफ हैं, वो आपको बदनाम करना चाहते हैं, वो आपके विकास को मानने को तैयार नहीं है।